नमस्कार और सुप्रभात। वन रीड डॉट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है मंगलवार 29 जुलाई 2025 और हम रोज की तरह भारत की अहम सुर्खियों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। आज हमारे पास सरकारी नीतियों, सुरक्षा अभियानों और कुछ ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट से जुड़ी खबरें हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ये न देखें कि क्या हुआ, बल्कि उसके पीछे के मायने क्या है ये समझें। बिल्कुल। और आज ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कैसे ये अलग अलग सी दिखने वाली खबरें ना असल में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ये बड़े ट्रेंड्स और उनके व्यापक असर को दिखाती हैं। हम देखेंगे कि ये सब मिलकर भारत की मौजूदा स्थिति, लोगों के मौलिक अधिकारों और ज़रूरी सेवाओं तक उनकी पहुंच को कैसे आकार दे रही हैं। चलिए पहली खबर लेते हैं महाराष्ट्र से। वहाँ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई सोशल मीडिया नीति आई है। सुना है कि राज्य सरकार या किसी भी और सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर रोक लगा दी गई है। हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है। अगर कोई कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी जवाबदेही के बीच जो नाजुक संतुलन है, उस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स इस पर, मतलब जो नागरिक स्वतंत्रता पर नजर रखते हैं? देखिए, चिंताएं तो व्यक्त की जा रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि किसी अन्य सरकार का क्या मतलब है? क्या ये बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है? इसका सीधा असर सरकारी कामकाज की पारदर्शिता पर पड़ सकता है और जो नीतियों को लागू करने पर फीडबैक मिलता है वो शायद रुक जाए। सही कहा। अब आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। पहलगाम हमले के बाद संसद में इस पर काफी बहस हुई। सरकार का कहना है कि जो सैन्य अभियान चलाया गया था उसे लक्ष्यों के पूरा होने के बाद रोका गया, न कि किसी बाहरी दबाव में। जी हाँ, और सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नया दुस्साहस हुआ तो ये अभियान फिर से शुरू किया जा सकता है। ये एक तरह से अपनी ताकत दिखाने और सीमा पार से आने वाले खतरों को लेकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश है। लेकिन विपक्ष ने तो सरकार के दावे पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, विपक्ष ने कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आतंकवादी कहाँ से आए थे, इसका सबूत दिया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शायद कुछ छिपाया जा रहा है, कोई कोलैटरल डैमेज हुआ है जिससे बताया नहीं जा रहा। यह बहस करीब 16 घंटे चली, जो दिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी हमारे यहाँ कितना मतभेद है। और इसी बीच कश्मीर से एक और खबर आई है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। श्रीनगर के पास ऑपरेशन महादेव चलाया गया। इसमें 3 आतंकवादी मारे गए और उनमें से एक सुलेमान शाह था, जिसे 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। अच्छा, तो ये ऑपरेशन कैसे मुमकिन हुआ? कोई खास जानकारी मिली थी? जानकारी का मुताबिक है कि ऑपरेशन एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित था। एक सैटेलाइट फोन को ट्रेस किया गया था और मारे गए आतंकवादियों के पास से अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियार भी मिले हैं। ये न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत है, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस की क्षमताओं में बढ़ोतरी का भी संकेत देता है। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर चलते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में किसी विदेशी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। जी, विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारत पाक संघर्ष विराम में मध्यस्थता करने की बात कही थी। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान का जो संघर्ष विराम का अनुरोध था वो स्थापित DGMO चैनल के जरिए आया था, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत का औपचारिक माध्यम है। तो ये भारत की पुरानी नीति का ही हिस्सा है। हाँ, ये भारत की लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीयता की नीति को और पुख्ता करता है। मतलब हम अपने मसले खासकर पाकिस्तान के साथ खुद ही सुलझाएंगे, किसी तीसरे की जरूरत नहीं। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता को भी दर्शाता है। अच्छा, अब वापस देश के अंदर आते हैं। बिहार में मतदाता सूची में संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक तरह से सलाह दी है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन के लिए आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड दोनों को ही पहचान के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाए। कोर्ट का जोर सामूहिक समावेश पर है, मतलब ज्यादा से ज्यादा योग्य नागरिक वोटिंग लिस्ट में शामिल हो सकें। ये मामला उठा क्यों था? क्या कोई दिक्कत थी प्रक्रिया में? कुछ याचिकाएं दायर हुई थी। उनमें आरोप लगाया गया था कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें कुछ खामियां हैं। और डर ये था कि इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो असली मतदाता हैं वो कहीं लिस्ट से बाहर न रह जाएं।
ये मामला सीधे तौर पर मतदान के अधिकार और चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ा है। बिल्कुल। एक और मामला सुप्रीम कोर्ट से ही है, पश्चिम बंगाल के ओबीसी कोटा से जुड़ा हुआ। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसने पश्चिम बंगाल सरकार की नई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण माना है, मतलब पहली नजर में ही गलत लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ राज्य सरकार के लिए? ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। अब वो अपनी नीति के साथ आगे बढ़ सकती है, जिसमें शिक्षक भर्ती भी शामिल है, जब तक कि कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती। ये मामला सामाजिक न्याय, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और न्यायपालिका कैसे नीतिगत मामलों में दखल देती है, इन सब जटिल पहलुओं को दिखाता है। अब एक और संवेदनशील मामला छत्तीसगढ़ से। वहाँ 2 ननों की गिरफ्तारी हुई है धर्मांतरण के आरोपों में। हाँ, ये मामला काफी तूल पकड़ गया है। केरल की 2 ननों को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर हुई है। और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही है? इस पर देश भर में काफी विरोध हुआ है। विपक्ष से भीड़ तंत्र यानी मोबोक्रेसी का उदाहरण बता रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्रवाई का बचाव किया है। उन्हें कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ये घटना धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार और धर्मांतरण विरोधी कानूनों के इस्तेमाल को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा लेते हैं। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात का बचाव किया है। जी हाँ, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम डोरास्वामी ने साफ कहा कि भारत भू राजनीतिक संघर्षों की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकता। उनका तर्क ये है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने पश्चिमी देशों पर भी सवाल उठाया है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी इशारा किया कि पश्चिमी देश खुद भी तो उन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं जो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बात तो सही है। अब जरा मौसम और बुनियादी सुविधाओं की बात करें। पटना में भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हो गए। हाँ, लगातार करीब 12 घंटे बारिश हुई और बिहार की राजधानी पटना लगभग डूब सी गई। कई मुख्य इलाके घुटनों तक पानी में डूबे हुए थे, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। तो ये मानसून की तैयारी में कमी का नतीजा है? बिल्कुल, ये साफ तौर पर प्रशासन की मानसून से निपटने की तैयारी में विफलता को दिखाता है। लोग भी नागरिक सुविधाओं की लापरवाही को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये घटना हमारे शहरों की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों की तरफ इशारा करती है। अब एक अच्छी खबर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से। भारतीय डॉक्टरों ने हजारों किलोमीटर दूर से सर्जरी कर दी। हाँ, ये तो कमाल की बात है। फ्रांस में बैठे सर्जनों ने इंदौर में मरीजों पर ऑपरेशन किया, और वो भी मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल करके। अरे वाह! कौन सी सर्जरी की गई? इसमें गैस्ट्रिक बाईपास और हृदय दोष जैसी जटिल सर्जरी शामिल थी, और ये सब रियल टाइम में, मतलब बिना किसी देरी के किया गया। ये टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इसका भविष्य में क्या असर हो सकता है? इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। सोचिए, दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का इलाज मिल पाएगा। ये भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में क्रांति ला सकता है। बिल्कुल। चलिए अब माहौल थोड़ा बदलते हैं और खेल जगत से एक बहुत ही अच्छी बल्कि ऐतिहासिक खबर लेते हैं। जरूर। दिव्या देशमुख शतरंज में कमाल कर दिया है उन्होंने। FIDE महिला विश्व कप जीत लिया। हाँ, ये वाकई भारतीय शतरंज के लिए एक गौरव का पल है। सिर्फ 19 साल की हैं दिव्या देशमुख, और उन्होंने जॉर्जिया में ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है। और फाइनल में उन्होंने भारत की ही एक और दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया। अरे वाह! कोनेरू हम्पी तो खुद बहुत बड़ी खिलाड़ी है, उनको हराना तो बड़ी बात है। बिल्कुल। और इस जीत की एक और खास बात है। वो क्या? इस विश्व कप जीत के साथ ही दिव्या देशमुख को ग्रैंड मास्टर यानी GM का खिताब भी मिल गया है। सच में? ग्रैंड मास्टर। जी हाँ, वो ये खिताब हासिल करने वाली सिर्फ चौथी भारतीय महिला बनी है। ये भारतीय खेल के लिए और खास तौर पर महिला शतरंज के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बहुत बहुत बधाई दिव्या को। ये तो सच में प्रेरणादायक है। यकीनन। अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर जो संघर्ष चल रहा था, उस पर युद्ध विराम हो गया है। हाँ, ये राहत की बात है। मलेशिया में बातचीत हुई, जिसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हो गए। इस लड़ाई में दर्जनों लोगों की जान गई थी और काफी लोग विस्थापित भी हुए थे शायद। जी हाँ, 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था।
एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बातचीत में अमेरिका और चीन के राजदूत भी मौजूद थे। ये दिखाता है कि इस क्षेत्रीय संघर्ष में बड़ी शक्तियों की भी रुचि थी। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे कूटनीति से क्षेत्रीय संघर्ष को टाला जा सकता है। लेकिन एक और जगह तनाव बढ़ता दिख रहा है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने खतरा और बढ़ा दिया है। हाँ, ये चिंताजनक डेवलपमेंट है। यमन के हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि अब वो किसी भी देश के किसी भी ऐसे व्यापारिक जहाज को निशाना बनाएंगे जो इजरायली बंदरगाहों के साथ व्यापार करने वाली किसी भी कंपनी का हो। तो मतलब अब खतरा सिर्फ इजरायल से जुड़े जहाजों तक सीमित नहीं रहा? नहीं, अब दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ा एस्केलेशन है। इससे पूरी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए जोखिम और अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। ये वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है और दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सही कहा। अब एक और खबर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर गाजा की गंभीर स्थिति को लेकर दबाव डाला है। जी, स्कॉटलैंड में हुई बैठक के दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गाजा में जो गंभीर मानवीय संकट है उसका मुद्दा उठाया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये दिखाता है कि गाजा संकट पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ रही है, यहाँ तक कि अमेरिका के करीबी सहयोगियों के बीच भी। ये अमेरिकी नीति पर एक तरह का कूटनीतिक दबाव है और ये भी बताता है कि मानवीय संकट कितना गंभीर और तात्कालिक है। अच्छा, और आखिर में कोविड-19 के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज सुबह 7 बजे तक के क्या आंकड़े हैं? एक्टिव मामले अभी 339 हैं। कल से किसी की मौत की खबर नहीं है, जो राहत की बात है। एक्टिव मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जम्मू और कश्मीर में हुई है, 4 मामले बढ़े हैं, और सबसे ज्यादा कमी असम में आई है, वहां भी 4 मामले कम हुए हैं। तो आंकड़े अभी भी काफी कम है। हाँ, संख्या कम जरूर है, लेकिन लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे क्षेत्रीय बदलावों पर नजर रखना हमारी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी के लिए अहम है, ताकि हम सतर्क रह सकें। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां और उन पर हमारी चर्चा। स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप हर सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकें। और हाँ, आज की चर्चाओं पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। आज के दौर में जहां सूचनाओं का इतना प्रवाह है और चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं, ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि हम खबरों को इस तरह से देखें कि वो हमें सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय गहराई से सोचने पर मजबूर करें। इस पर विचार कीजिएगा कि कैसे अलग अलग तथ्यों पर आधारित स्रोतों को खोजना आपकी दुनिया की समझ को बेहतर बना सकता है। आशा है कि तथ्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करके हमने आपको दिन की घटनाओं की स्पष्ट समझ बनाने में मदद की। हमारा ये प्रयास श्रोताओं के समर्थन से ही संभव है। विज्ञापन मुक्त और स्वतंत्र समाचार अनुभव के लिए www.onereadnews पर सब्सक्राइब करें। ये अभी मुफ्त है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा ज़रूर करें। सुनने के लिए धन्यवाद। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहें और दुनिया को बेहतर बनाते रहें। नमस्कार।